हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद है आशा है कि सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मस्त रहिए। फुल एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए। आप देख रहे हैं एमटी यानी कि मंत्र ट्यूटोरियल और इसमें हम लोग पढ़े थे 12th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5। इसमें हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। इस करने से पहले जो लोग अभी तक आप लोग को नोट्स नहीं लिए हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप लोग को जो है ना चैप्टर के बाद पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा कंप्लीट। और इसका प्राइस जो है बोलिए 199 है, बहुत कम है। क्योंकि नोट्स लेने से होता है कि इसमें कि पढ़ने में अच्छा लगता है और उसका रिवीजन अच्छे से होता है। आप नोट्स लेने के लिए जो है इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। इससे पहले हम लोग जो है ना 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन हम लोग बना चुके थे अगले वीडियो में। 1 से लेकर क्या क्या 40 तक जो है ना कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग इस तरह की करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। कि दात्र कोशिका अरक्ता प्रदर्शित करता है ना। पहला क्वेश्चन क्या है कि सिकल सेल एनीमिया एक्सिबिटेड। सिकल सेल एनीमिया एक्सिबिटेड्स। तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो क्या प्रदर्शित करता है? सिकल सेल एनीमिया वो क्या प्रदर्शित करता है? तो बच्चों सिकल सेल एनीमिया जो प्रदर्शित करता है वो क्या करता है? पेलियोट्रोपी प्रदर्शित करता है। क्या करता है? पेलियोट्रोपी प्रदर्शित करता है। और हाँ, एक खास बात यह है कि जो आप लोगों को ये नीचे जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा क्या ये एक्सप्लेनेशन है। ये क्योंकि इसमें से होता क्या है कि आप लोग जब क्वेश्चन बना रहे हैं तो इस एक्सप्रेशन के बेसिस पर उसके आधार पर और भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जब एक बार पूरा कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं, पूरा क्वेश्चन बना लेते हैं, तो उस चैप्टर से जो है ना अभी हम लोग इसका करेंगे 82 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर लगभग दूसरे या तीसरे क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो ये जो इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन पर, क्योंकि इसमें जो है ना और भी क्वेश्चन बनने का चांस होता है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ देखते हैं कि हम लोग का जो है वो कौन सा बनेगा? पेलियोट्रोपी बनेगा। ठीक है, अगर प्रदर्शित करता है इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जिसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक सामान्य दृष्टि वाली महिला, एक समान दृष्टि वाली महिला, एक समान दृष्टि वाली महिला जिसके पिता क्या वर्णदक है। ठीक है, एक महिला है, उसका जो पिता जो है ना, इसका जो पिता जो है वो क्या है? उसका पिता जो है कि बीमार है। ठीक, लेकिन जब इसकी माँ के बारे में तो पता है नहीं, इनकी मदर्स के बारे में पता है नहीं, लेकिन उसके पिता के बारे में बोल रहा है कि वो क्या बीमार है। तो ऑब्वियसली यहाँ जो है इस फीमेल का क्या क्या एक्स आया होगा। यहाँ क्या आया है? एक्स आया है। और ये एक्स एक इधर से आया, एक इधर से आया है। एक एक्स ये जो मिला है ये क्या है? ये एबनॉर्मल है। ये क्या है? ये एबनॉर्मल है। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या एबनॉर्मल जो है ये क्या है? एबनॉर्मल है। इस पर इंडिकेट क्या करते हैं? सी कर देते हैं। ठीक, लेकिन जब उसकी शादी होती है तो किससे होता है? एक नॉर्मल मैन से होता है। जब नॉर्मल मैन से होगा तो उसका क्रोमोसोम जो होगा वो क्या होगा? एक्स वाई होगा। क्या होगा? एक्स वाई। जब इन लोगों को आपस में क्रॉस कराएंगे अकॉर्डिंग टू मेंडल के लॉ से तो क्या बनेगा? एक्स एक्स बनेगा। फिर क्या बनेगा? एक्स एक्स बनेगा। तो यहाँ ध्यान देना है ये एक्स सी आ गया। अब दूसरा जो बनेगा ये एक्स वाई बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ भी बनेगा वो क्या बनेगा? एक्स वाई बनेगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने का बात यह है कि सिर्फ यहाँ जो है ना एक फीमेल ही वो क्या हो रहा है? इफेक्टिव हो रहा है। एक फीमेल क्या हो रहा है? वो इफेक्ट हो रहा है। एक फीमेल क्या हो रहा है? इफेक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो इसके बेसिस पर हम लोगों को यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन क्या है कि 25% क्या है? वर्णनादक पुत्र है और सभी सामान्य दृष्टि वाले हैं। तो पुत्र तो है नहीं, वहाँ क्या पुत्री है। इफेक्टिव जो है बच्चा जो कौन सा है? पुत्री है। लेकिन यहाँ पे दूसरा में कहता है 50% वर्णनादक पुत्र और 50% सामान्य दृष्टि वाली पुत्री। ये भी गलत है।
फिर 50% वर्णांधक पुत्र एवं 50% वर्णांधक पुत्री, ये भी नहीं लग रहा है। फिर सामान्य पुत्री, सामान्य, सभी सामान्य, पुत्र पुत्र क्या सभी सामान्य है, लेकिन दृष्टि वाले क्या है, वर्णांधक पुत्री है। क्या है, दृष्टि वाले वर्णांधक पुत्री। तो यहाँ जो इसका क्या किया है, वे क्या नहीं किया गया है, बताया नहीं है कि कितना परसेंट है, लेकिन यह 25% जो बोल रहा है पहला में, ये मेल के बारे में बोल रहा है, तो होगा नहीं, क्योंकि मेल क्या सारा पूरा 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 क्या है, अच्छा वाला है ना। लेकिन यहाँ भी जो बोल रहा है ये भी क्या है, ये भी नहीं होगा। यहाँ तो 50-50% बोल रहा है, लेकिन क्या 25% है ना। तो यहाँ का सभी पुत्र जो क्या होगा, सामान्य दृष्टि वाला होगा, और क्या होगा, एक वर्णांधक पुत्री होगी। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 21वें गुणसूत्र, क्या बच्चों, 21वें गुणसूत्र ट्राइसोमी में कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है। यानी कि जब हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, तो वहाँ हम लोग 3 तरह का बीमारी पढ़े थे, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और उसके बाद टर्नर सिंड्रोम। तो यहाँ जो बोला गया है कि जैसे एक से लेकर यहाँ से क्या बनता है, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 डैश 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 लिख लिए। तो यहाँ जो 21 वाला आएगा, फिर यहाँ से चलो चलते हैं कितना हम लोग 23 तक, 23 जोड़ा होता है। तो 21वां जो मुझे एक्स्ट्रा क्रोमोजोम होगा, एक्स एक्स होगा। तो इस यहाँ जो बोल रहा है कि 21वां में जब एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम हो जाएगा, तो उससे बीमारी जो बनेगा, उस बीमारी का नाम क्या है। तो बच्चों उस बीमारी का नाम है डाउन सिंड्रोम। क्या है, डाउन सिंड्रोम। इसीलिए का ऑप्शन नंबर डी में इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्णता में रोगी नहीं पहचान पाता है ना। इन कलर ब्लाइंडनेस द पेशेंट कैन नॉट डिस्टिंग्विश, यानी कि जब कलर ब्लाइंडनेस का पेशेंट होता है तो किस रंग को वो पहचान नहीं पाता है। तो पहचान नहीं पाता है किसके बच्चों, लाल और हरा को। किसको, लाल और हरा को, रेड और ग्रीन को वो पहचान नहीं पाता है। ये कहा ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि संकरण का परिणाम है ना, द रिजल्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या बच्चों, द रिजल्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण का परिणाम क्या है। तो वो क्या होगा बच्चों, हेट्रोजाइगोट होगा। क्या होगा बच्चों, वो हेट्रोजाइगोट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि स्वपरागन करने वाले, स्वपरागन करने वाले पौधे पर संपन्न करने वाले इमेस्कुलेशन करते हैं, तो इस प्रक्रिया को कौन सा भाग काट के हटा दिया जाता है। तो बच्चों जब भी इमेस्कुलेशन करते हैं ना, ये फूल है, ये फीमेल वाला भाग बनता है। ठीक है, ये मेल वाला भाग, ये मेल वाला भाग बनता है। तो जब भी काट के हटाते हैं तो कौन सा भाग हटाते हैं, ये मेल वाला भाग को हटा देते हैं। तो इसी मेल वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। तो किसको काट के हटाते हैं बच्चों, पुंकेसर को हटाते हैं, स्टेमेन को हटाते हैं। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रोमोजोम शब्द किसने प्रस्तुत किया था, द टर्म क्रोमोजोम वाज गिवन बाय, है ना। तो क्रोमोजोम शब्द किसने दिया था, तो क्रोमोजोम शब्द जो है वो दिया था किसने बच्चों, वाइल्डेयर ने। किसने, वाइल्डेयर ने दिया था। और ये क्या ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि गुणसूत्र व कारक के व्यवहार में समानता किसने पाई। गुणसूत्रों व कारकों के व्यवहार में समानता किस पाई, हु फाउंड सिमिलरिटी बिटवीन बिहेवियर्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड फैक्टर्स। क्रोमोसोम और फैक्टर के बीच में समानता किसने पाई, किसने देखा। ठीक है,
तो ये जो है बच्चों किसने देखा था? सरन और बॉबरी ने देखा था। क्या देखा था? सरन और बॉबरी ने। ये कहा है ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि गुणसूत्र व कारकों के व्यवहार में समानता किसने पाई? तो बच्चों वो तो थोड़ा ना हिंदी वाला सेम टू सेम हो गया है, लेकिन ये इंग्लिश में ध्यान देना है, हिंदी वाले को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, यहाँ देना है पन्नेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय। तो पन्नेट स्क्वायर मेथड जो है किसने डेवलप किया था, विकसित किया था? तो उसका नाम ही है बच्चों क्या? पन्नेट। तो वो क्या करता है? उसका नाम था रेजिलेंट पन्नेट। क्या नाम था बच्चों? रेजिलेंट पन्नेट ने क्या था? पन्नेट विधि दिया था। ठीक है, एक ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? क्रोमोसोम थ्योरी, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। तो क्रोमोसोम थ्योरी किसने प्रपोज किया था बच्चों? वो किया था सरन और बॉबरी ने किया था। कौन किया था? सरन और बॉबरी ने किया था। ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। इसी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दो जीनों की वंशागति के लिए मेंडल ने पौधा चुना। दो जीनों के वंशागति के लिए मेंडल ने पौधा चुना, तो उस पौधा का नाम क्या है? फॉर इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। फॉर इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स मेंडल सेलेक्टेड द प्लांट्स। तो मेंडल ने कौन सा प्लांट को सिलेक्ट किया? तो बच्चे किसका किया था? मटर का किया था, गार्डन पी का किया था। इसलिए क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने वंशागति पर कार्य कब प्रकाशित किया? कब प्रकाशित किया? मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क इनहेरिटेंस, है ना। मेंडल ने वंशागति पर कब काम करना शुरू किया, प्रकाशित किया? तो शुरू किया था कब बच्चे? वो 1865 में। कब किया था? 1865 में। और ये ऑप्शन क्या है? सी में है। इसलिए जिसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मादा विषम युग्मता है। मादा विषम युग्मता है क्योंकि जब जब विषम होगा तो दोनों क्या होगा? अलग अलग होगा। दोनों क्या होगा? अलग अलग होगा, है ना। दोनों अलग अलग होगा। ये तो अगर यहाँ जो देखा जाएगा, ये तो ह्यूमन में हो गया, है ना। लेकिन ह्यूमन में क्या होता है? मेल में होता है। लेकिन हम मादा के बारे में बोल रहा है, तो मादा में जो बच्चा होता है वो क्या होता है? पक्षी में होता है, जेड डब्लू होता है। वो क्या होता है? पक्षी में जेड डब्लू होता है। तो मादा क्या होता है? विभिन्न प्रकार के एवं निर्माण करते हैं। ये क्या ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए क्या होगा? इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय अर्ध गुणसूत्रों का पृथक्करण असफल होने पर गुणसूत्र का हानि या लाभ कहलाती है। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस इज कॉल्ड, है ना। यानी कि सेग्रीगेशन फेलियर होने पर क्रोमोसोम का मियोसिस पर क्या लाभ और हानि होगा? तो उसका लाभ और हानि जो होगा तो बच्चों वो क्या होगा? मतलब उस तरीके से वो बनेगा नहीं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनिक्वालिटी बोलते हैं, यानी कि अगुणिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बच्चों को? अशुगुणिता, अशुगुणिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अशुगुणिता बोलते हैं, एनिक्वालिटी बोलते हैं। ये क्या ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए क्या जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का एक अपवाद है। एन एक्सेप्ट एन एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ। एन एक्सेप्शंस मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ का एक अपवाद है। वो अपवाद बच्चों क्या है? वो डोमिनेंस भी उसने दिया था, लॉ ऑफ प्योरिटी भी उसी ने दिया था, एंड इंडिपेंडेंट असेसमेंट भी उसी ने दिया था। लेकिन उसका अपवाद एक ही है, क्या ऑप्शन में दिख रहा है? वो लिंकेज है। क्या है वो? लिंकेज है। ये क्या सैलगनता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये क्या है कि हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया है। तो हीमोफीलिया अगर हम लोग को देखेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? हीमोफीलिया बन जाएगा लिंग संबंधित रोग। क्या बनेगा वो? लिंग संबंधित रोग बन जाएगा।
ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? डाउन सिंड्रोम एक है। डाउन सिंड्रोम इज, डाउन सिंड्रोम है एक, डाउन सिंड्रोम इज। तो डाउन सिंड्रोम क्या होगा बच्चों? ये गुणसूत्रीय विधि द्वारा होता है। क्या होता है ये? गुणसूत्रीय विधि द्वारा होता है। इसलिए क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। डिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ वाज डन बाय, है ना? मेंडल्स के लॉ को जब पुनः जो खोज किया था, उन लोगों का नाम क्या था बच्चों? ये तीनों था। कॉरेंस था, टेस्मार्क था और डीवेरियस था। कॉरेंस था, टेस्मार्क था, डीवेरियस था। तो इन सभी ने मेंडल्स के लॉ का पुनः खोज किया था। इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों? ऑल ऑफ दिस। क्या होगा? ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। देखो ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए क्या इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि टी, है ना? ये टी, ये टी, ये टी, ठीक है, ये टी क्या होगा? रिसेसिव एलील्स हो गया, है ना? अप्रभावी एलील। और उसका क्रॉस जो कराया वो किस में कराया? एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। ये भी क्या हो जाएगा? डोमिनेंट बन जाएगा। तो इसमें जो बच्चों ये बोला जा रहा है कि संयोग करता तो संतान का लक्षण होगा। संतान का लक्षण क्या होगा? तो जब इसको हम लोग इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा? टी टी बनेगा, है ना? इसको इससे करेंगे तो टी टी बन जाएगा। इसको डायरेक्ट किससे करेंगे तो टी टी बन जाएगा। इसको इससे तो क्या बनेगा? टी टी बन जाएगा। तो यहाँ जो बनेगा बच्चों, 50% प्रभावी बनेगा और 50% अप्रभावी बनेगा। क्या बनेगा? 50% प्रभावी और 50% अप्रभावी। 50% डोमिनेंट और 50% रिसेसिव बनेगा। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या 75% अप्रभावी? बिल्कुल नहीं बनेगा। 50% अप्रभावी ये बनेगा। ये बनेगा, क्या बनेगा? ये बनेगा। 50% प्रभावी ये बनेगा। ठीक है, 25% नहीं बनेगा, सभी नहीं बनेगा। तो क्या होगा? ओनली बी होगा, 50% बनेगा। इसलिए बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है युग्म विकल्पी जो किसी दूसरे की उपस्थिति में, युग्म विकल्पी जो किसी दूसरे की उपस्थिति में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर सकता है तो कहलाता है ना? एन एलील दैट कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ प्रेजेंट इन अनदर इज कॉल्ड। यानी कि जब किसी के सामने में कोई अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाता है, अपना कुछ बोल नहीं पाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? रिसेसिव बोलते हैं, है ना? जैसे प्रभावी में, प्रभावी के सामने अप्रभावी कोई उसकी हैसियत नहीं है ना? तो कौन होगा? रिसेसिव होगा। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटे खंड को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं बच्चों क्या? म्यूटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? म्यूटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूटोन बोलते हैं। इसलिए क्या ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन लिंग प्रजनित डिजीज है? इनमें से कौन लिंग प्रजनित डिजीज है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज a सेक्स लिंक डिजीज? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्स लिंक्ड डिजीज? है ना? सेक्स लिंक डिजीज जो का बच्चों वो कौन सा है? हीमोफेलिया है। क्या है? हीमोफेलिया है। और ये कहाँ? ऑप्शन नंबर ए में। इसलिए क्या होगा बच्चों? इसका ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह समूह किसी भी रक्त समूह को रोगी को दिया जा सकता है? तो यहाँ का विच ब्लड ग्रुप कैन डोनेट ब्लड टू एनीवन, यानी कि किस ब्लड ग्रुप वाला इंसान, यानी कि सभी को वो दे सकता है। तो बच्चों इकलौता वो है ओ ब्लड ग्रुप। कौन सा है? वो ओ ब्लड ग्रुप है। ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी कि ओ ब्लड ग्रुप जो होता है ना, ओ ब्लड ग्रुप वाला जो है वो सर्वाधिक क्या है? सभी को देने वाला है, वो दयावान है ना? चलते इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है?
मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं बच्चों, जल्दी उसका कमेंट में बताइए। तो यहाँ कितना में दिया है? जोड़ा में दिया है। क्या दिया बच्चों? जोड़ा में दिया है। तो 6 होता है तो क्या होगा? 23 जोड़ा। क्या होगा? 23 जोड़ा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है? क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है बच्चों? क्रॉसिंग ओवर हम का चैप्टर नंबर 11, सॉरी 11 क्लास में एक चैप्टर का नाम है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। उसमें बिल्कुल डिटेल्स दिया हुआ है, पढ़ाया था। ठीक है, तो वो किस में होगा? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में। किसमें? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में क्या होता है वो बच्चों? क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? मेंडल के प्रयोग में एक लक्षण के इन मेंडल्स इन एक्सपेरिमेंट टू द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ट्रेड्स आर कॉल्ड, है ना? तो उसका जो अल्टरनेट ट्रेड्स दिया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या? जीन बोलेंगे, फिनोटाइप बोलेंगे, जीनोटाइप बोलेंगे, एलील बोलेंगे। तो वो जो अल्टरनेट जो होगा, जैसे ये क्या अल्टरनेट हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं, है ना? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी बोलते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट होगा। ठीक है, चल तो इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? जब सिर्फ एक जोड़े विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस दर्शाया जाए तो ऐसे क्रॉस को कहते हैं। When a cross is made between only one pair of contrasting traits is called, है ना? तो contrasting trait किसको हम लोग बोलते हैं? तो बच्चों contrasting trait जो होता है वो एक ही, है ना? तो वो कौन सा होगा? मोनो हाइब्रिड के बीच होगा। क्या होगा बच्चों? मोनो हाइब्रिड के बीच में होगा। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट आंसर होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बच्चों कि फ्रूट फ्लाई पर प्रयोग पर वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया था? हु प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय एक्सपेरिमेंटिंग ऑन फ्रूट फ्लाइज, है ना? तो फ्रूट फ्लाइज पर एक्सपेरिमेंट किसने किया था? वो बच्चों साइंटिस्ट का नाम था मॉर्गन। क्या? थॉमस हर्ट मॉर्गन्स। थॉमस हर्ट मॉर्गन्स नाम क्या था? थॉमस हर्ट मॉर्गन्स। ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी में है। इसलिए क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस हीमोफीलिया? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस हीमोफीलिया? तो इन ऑप्शन के आधार पर बोला गया हीमोफीलिया के बारे में सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन सही है ना? हीमोफीलिया के बारे में सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन सही है? निम्न में से क्या हीमोफीलिया को सर्वाधिक उच्च रूप से परिभाषित किया जा सकता है? हाँ, वो कौन सा होगा? एक्स लिंक, है ना? एक्स लेकिन अप्रभावी जीन के विकार। क्या होगा वो? एक्स लिंक अप्रभावी जीन के विकार। ये क्या? ऑप्शन नंबर सी में है। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा बच्चों इसका? ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑटोजोमीय प्राथमिक ऑटोजोमीय प्राथमिक आयोजन। क्या बच्चों? ऑटोजोमी प्राथमिक अभियोजन से होने वाली बीमारी है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय प्राइमरी ऑटोजोमल नॉन डिशन? तो उससे बीमारी जो होने वाला बच्चों कौन सा होगा? ऑटोजोमल। वो क्या होगा? ऑटोजोम प्लस समझते हैं, जैसे क्रोमोजोम एक से शुरू होता है 46 तक होता है। ये जो होता है एक्स वाई होगा, क्या सेक्स क्रोमोजोम हो गया। बाकी जो यहाँ से यहाँ तक होगा, कहाँ तक? एक से लेकर 44 तक। ये क्या हो जाएगा बच्चों? ऑटोजोम क्रोमोजोम बोलते हैं। और 21 पर क्या होता है? एक डिफेक्ट बन जाता है, जैसे कि एक्स एक्स होना चाहिए, उसके जगह क्या बन जाता है बच्चों? एक्स एक्स बन जाता है। क्या बन जाता है? एक्स एक्स बन जाता है। तो इसको ये कौन सा बीमारी है? ये टर्नर सिंड्रोम है। सॉरी, ये क्या है? डाउन सिंड्रोम है। ये क्या होगा बच्चों? डाउन सिंड्रोम है। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक स्त्री की एक एक्स गुणसूत्र में एक्स संलग्न अवस्था है, तो ये गुणसूत्र किस में वंशागत होगा? इफ ए वोमेन हैज एन एक्स लिंक्ड ट्रेट्स ऑन एक्स क्रोमोसोम इन
इन होम विल इट बी इनहेरिटेंस, है ना, विल बी इनहेरिटेंस। तो ये किस में होगा? तो ये इनहेरिटेंस जो बताया गया है एक स्त्री के एक एक्स गुणसूत्र में संलग्न अवस्था है, तो वह गुणसूत्र किसमें वंशागत होगा? हाँ। तो बच्चों यहाँ थोड़ा सा देखने की योग्य बात है। ये मान लेते हैं ए डिफेक्ट है, इसकी शादी एक नॉर्मल पर्सन से हुआ, ठीक है। जब क्रॉस कराया जाएगा तो मेल में तो बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, जैसे पहले बनाया था, हाँ, जैसे पहले बनाया था, ये है ना, ये इफेक्टिव है। तो क्या होगा बच्चों? केवल पुत्री में होगा। किसमें होगा? ओनली डॉटर में होगा। ओनली किस में इफेक्ट होगा? ओनली डॉटर में होगा। नहीं, मेल में भी तो आएगा। तो ये इफेक्ट जो होगा बच्चों, ये इफेक्ट होगा किसमें? दोनों में होगा, सन में भी होगा और डॉटर में होगा। पुत्र और पुत्री दोनों इफेक्ट होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा बच्चों इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्राइनफिल्टर सिंड्रोम के रोगी में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो क्राइनफिल्टर जो सिंड्रोम जो होता है बच्चों, उसका रोगी जो संख्या होता है वो होता है 47। क्या होता है? 47। क्योंकि उसका एक्स वाई होना चाहिए था, लेकिन एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है। क्या आता है? एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ मेंडल इज लॉ इज नॉट ओबियड इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में वो किसने किस में कहा था? वो कहा था बच्चों क्या? वो कहा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, यानी कि प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र का नियम। अस्वीकृत होता है कौन सा नियम जो है ना अस्वीकृत होता है? ये तीनों जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, डोमिनेंट, इंडिपेंडेंस, ये तीनों दिया था। तो बच्चों ये जो है अस्वीकृत नियम जो है वो किस में था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या था बच्चों? लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था? ये अस्वीकृत नियम था, ठीक है। और प्रभाविता का नियम क्या था? यह अस्वीकृत नियम था। ठीक है, चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के एक प्रति अधिक की जाती है? वो किसमें बच्चों? 21वां में। कहाँ? 21वां में क्या होता है? एक प्रति अधिक हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस द जीनोटाइपिक रेशियोज। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो बच्चों वो क्या होता है? 1:1। क्या होगा? 1:1। इसलिए कहा ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका बच्चों? सही आंसर होगा। अगर ज्यादा परेशानी है तो बच्चों एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा, है ना, इसमें पूरा दिया हुआ है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है बच्चों, काइमेरा डीएनए क्या है? तो बच्चों देखिए ना, काइमेरा डीएनए हम लोग उसको बोलते हैं जो डीएनए के खंडों को जोड़ता है ना। दूसरा जो डीएनए खंडा जो खंड होगा, जो जो आगे जो जोड़ेगा, उसी डीएनए खंड को हम लोग क्या बोलते हैं? काइमेरा डीएनए खंड बोलते हैं। तो यहाँ उसका नाम क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलेंगे उसको? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। पुनर्योजित डीएनए क्या बोलेंगे उसको? पुनर्योजित डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा उत्परिवर्तन युग्म विकल्पी एलील परिवर्तन होता है? विच म्यूटेशन ब्रिंग्स चैलेंज इन एलील्स। तो बच्चों वो किसका हो जाएगा? ट्रांसपोजन। वो क्या होगा? ट्रांसपोजन में होगा। वो किसमें बच्चे होगा? ट्रांसपोजन में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन कहलाते हैं, एक ही स्थित गुणसूत्र पर जीन कहलाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों?
लिंक्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लिंक्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंक्ड बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ ए फादर्स ब्लड ग्रुप ए, इफ फादर्स ब्लड ग्रुप ए एंड मदर्स ब्लड ग्रुप बी, व्हाट विल बी द चाइल्ड्स ब्लड ग्रुप? वो क्या होगा बच्चों? ए बी हो जाएगा। क्या होगा? ए बी हो जाएगा। क्या होगा? ए बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि जीनों के बीच की दूरी मापने की पद्धति किसने दिया था? दो जीन है, इसके बीच की दूरी को मापने का पद्धति किसने दिया था? वो दिया था बच्चों, किसने? अल्फ्रेड स्वीटन ने दिया था। किसमें? अल्फ्रेड स्टीवेट ने दिया था ना, अल्फ्रेड स्टीवेट ने दिया था। ये क्या ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? मेंडल ने मटन में कितने विपरीत लक्षणों को युग्म चुना था? मेंडल ने विपरीत लक्षणों में से कितना विपरीत लक्षण चुना था? वो बच्चों कितना लक्षण? ओनली 7 लक्षण था। कितना? 7 लक्षण था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जिसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।